एक नया टॉपिक कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है किसके लिए। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन की वजह से जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करता है उसके बारे में हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताते हैं। देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है। इस मार्कर को मैं किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो मैं अपने ही हाथ पे गिराने की कोशिश करूँ, यहाँ इसका एक्सेलरेशन ज्यादा ना करके यहीं की यहीं मैं गिरा दूंगी, तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ये। और दूसरी जगह इतनी दूर से लेकर के मैं जोर से इसी मार्कर को फेंकूं तो मेरे हाथ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, जब वो यही मास सेम था लेकिन इसका एक्सेलरेशन चेंज करने की वजह से इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, है ना। देखो, तो क्या कहेंगे हम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मास से। अब वही बात, अगर मैं ये मार्कर लूं और अपने हाथ पे गिराऊं और इसकी बजाय मैं 5 किलो का पत्थर ले लूं और इतनी दूर से अपने हाथ पे गिराऊं, फोर्स कौन ज्यादा एक्सर्ट करेगा, 5 किलो का पत्थर। तो इसका मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास से, पहली चीज। दूसरी चीज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन से। मैंने अभी बताया था, यही मार्कर अगर मैं यहीं से गिराती हूँ, एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं है तो मुझे कम चोट लगेगी, और अगर मैं जोर से दूर से फेंक करके मारूं तो इसी मार्कर से मुझे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। दोनों को कंक्लूड हम कह सकते हैं करके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? फिर से समझो, अगर मैं एक 5 किलो का पत्थर लेती हूँ और उसको यहाँ धरती पे गिराती हूँ तो उस धरती पे कोई फोर्स लगेगी, टूट भी सकता है अगर टाइल वगैरह है तो। लेकिन वही 5 किलो का पत्थर अगर मैं बहुत जोर से एक्सेलरेटेड मोशन में फेंकूं तो जरूर टूट जाएगा टाइल, है ना। तो फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन से। पहली चीज तो हमें ये जाननी जरूरी है कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ क्या रहे हैं। हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो फिर अब समझ में तो आ गया, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर लेते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव करेंगे, 9th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। देखो, एक और चीज मैं बताऊंगी आप लोगों को, मोमेंटम, पी, मोमेंटम, इसको हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से है। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ये याद रखने वाली बात है, राइट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, देखो हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने, जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो दौड़ के जाएंगे और दौड़ के जाने के बाद एक कदम रख करके हम जंप मारते तो लंबी कूद जाएगी हमारी, और अगर हम बिना दौड़े हुए जाएंगे तो कूद थोड़ी जाएगी। मास हमारा सेम था लेकिन पहले केस में हमने क्या किया, मोमेंटम गेन किया, ज्यादा फोर्स गेन करी, दौड़ के आए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास हो गया, तो मोमेंटम ज्यादा हो गया। दूसरे केस में जब हम दौड़ के नहीं आए थे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मास था जो मोमेंटम में कन्वर्ट हो रहा था, वेलोसिटी 0 थी, इसीलिए हमारा मोमेंटम उस केस में कम हुआ और हमारी दौड़ कम लगी। तो मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से होती है। समझ में आ गई बात? अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। से फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास ले लेते हैं उसका m, ठीक है, और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज गिवन बाय u। एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये मान के चलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कब तक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप टू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v।
राइट। तो जब वो ऑब्जेक्ट u के साथ मूव कर रहा था, मास सेम है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, p1 इज इक्वल टू mv। और जब वेलोसिटी, मैंने गलत कर दिया था इसको, आपसे कर लें, जब वेलोसिटी हमारी v आ चुकी है तो उस केस में हमारा मोमेंटम होगा p2, और वो किससे डिनोट होगा, m तो सेम है और अब आ गया v, राइट। अब हम लोगों ने देखो मोमेंटम को चेंज किया है, मोमेंटम कहां से चेंज हुआ, p1 से लेकर के p2 तक, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p2 माइनस p1 के। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। p2 क्या है हमारे पास, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन से आगे बढ़ते हैं, p2 को हम क्या लिख सकते हैं, mv, माइनस p1 को क्या लिख सकते हैं, mu, mv माइनस mu। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी चीज होती है तो हम क्या करेंगे, किस दर से बदल रहा है, मतलब कितने समय में कितना बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मैं यहाँ इरेज करती हूँ ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या होगा, p2 माइनस p1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम, रेट, जब हमने रेट लगा दिया तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। अच्छा, मोमेंटम मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही तो मोमेंटम चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। अब हम लोग सॉल्यूशन के नजदीक पहुंचने वाले हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लेते हैं, v माइनस u अपॉन t। कुछ पहचाना सा लग रहा है, ये क्या है, याद करो जरा, v माइनस u अपॉन t इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। क्या होता है, v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब इससे कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगी, कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दैट इज इन दिस केस इज kma। इनफैक्ट यही है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम लोगों को हम कहें कि 1 यूनिट फोर्स लगा रहे हैं, 1 किलोग्राम मास लिया है और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 1। हम क्या कह रहे हैं, 1 यूनिट ले लिया फोर्स, k अभी हम नहीं बताते, मास कितना ले लिया 1 kg और एक्सेलरेशन कितना ले लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस केस में k विल बी 1। जब k 1 हो जाएगा तो इस केस में f को हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ma। आप लोगों ने यहां तक पहुंचाना है इस इक्वेशन को। फिर से समझाऊं मैं, फिर से समझा देती हूँ। हम मोमेंटम से शुरू करेंगे। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, किसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी कहां तक ना चली जाए, v तक ना चली जाए। तो मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू mu और p2 क्या हो जाएगा mv, राइट। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1। क्या हम लोगों ने इक्वेशन पुट कर देनी है, अब मैं इरेज कर चुकी हूं यहाँ पे, p2 माइनस p1। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t। p2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं mv और p1 की जगह लिख सकते हैं mu। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय टाइम।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना फोर्स लगाएंगे उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। इसको सॉल्व किया, m कॉमन लाए, v माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाए तो क्या हो गया? k। उस केस में जब हम लोग यूनिट फोर्स लगा रहे हैं 1 किलोग्राम मास पे और एक्सेलरेशन दे रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस केस में k is equal to 1 and we can write F is equal to mass into acceleration. This is Newton's second law of motion. Hopefully ये आप लोगों को मदद करेगा। जब तक मैं नई वीडियो बनाऊं तब तक के लिए goodbye, see you again.